तो अब की बार की उसकी सरकार के सवाल के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर आज चुनावी नतीजे सामने आएंगे। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 9 सीटों पर 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल हाल ही में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के लगातार बयानबाजी देखने को मिली और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। लंबे समय से यहां पर कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था मतगणना केंद्रों पर देखने को मिली। चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर आज चुनावी नतीजे सामने आने हैं। गाजियाबाद के अलावा सीसामऊ, खैर और इसके अलावा करहल के अलावा तमाम अन्य सीटों पर चुनाव हुए हैं और उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टाइट सिक्योरिटी मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आने। करणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। करणवीर, 9 सीटों पर 8 बजे मतगणना शुरू होगी। अब से कुछ ही देर का समय जब मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे, उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर, उसके नतीजे क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी और एसपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। करणवीर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल प्रगति, देखिए कुछ देर में यानी 8 बजे ही जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। जो पहले मतगणना होगी वो जो डाक से आए हुए मतपत्र हैं उनकी होगी और उसके बाद ईवीएम जो मशीनें हैं वो तमाम खुलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मशीनें खुलेंगी वैसे वैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। करीब 9 से 10 बजे के बीच में जो कह सकते हैं कि सटीक रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो रुझान की नतीजों में तब्दील होते चले जाएंगे। यानी 12 से 1 बजे के बीच में जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। तमाम उपचुनाव को लेकर के काउंटिंग है। गाजियाबाद में भी काउंटिंग है, मीरापुर में भी काउंटिंग है, करहल में भी आज काउंटिंग है और अन्य जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी आज की काउंटिंग रखी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना हो रही है और मतगणना में तमाम तरह की फोर्स लगाई गई है। चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को काउंटिंग स्टेशन लाकर के रखा गया, जिसके बाद से ही वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी डेरा डाले हुए थे। इसी तरह से मतगणना स्थल जो गाजियाबाद में अनाज मंडी गोविंदपुरम में हो रही है उसकी सुरक्षा को लेकर के कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। अभी भी करीब 1 किलोमीटर दूर ही लोगों को रोक दिया जा रहा है। जो मतगणना से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्हें ही जाने की अनुमति है। और उसके बाद हर तरह से बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद बिल्कुल करणवीर, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ जरूर सख्त देखने को मिली। चूंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जिक्र करें तो यहाँ अभी उपचुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए, यहाँ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि बयानबाजी भी तेज नजर आई। उत्तर प्रदेश के अगर सियासी समीकरण का जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में कोई बेहतर प्रदर्शन, बहुत उम्दा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं देखने को मिला। सपा की तरफ से अच्छी खासी पैठ बनाने की कोशिश लोकसभा चुनाव में भी की गई और यही कोशिश अब उपचुनाव में भी देखने को मिली। क्या यही नतीजे एक बार फिर से इतिहास दोहराते हुए नजर आएंगे या इस बार बीजेपी के पक्ष में स्थिति जाने की उम्मीद नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर के जितनी उत्साहित बीजेपी थी, बीजेपी के लोग थे, उससे ज्यादा उत्साहित समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है उनका, वो काफी उत्साहित थे। अखिलेश यादव लगातार बहुत ही बारीकी के साथ हर सीट पर जा रहे थे और जातीय समीकरण फिट बैठाने के बाद उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, उस टिकट बंटवारे से कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है वो फायदे में नजर आएगा। क्योंकि चाहे मीरापुर का मामला हो, चाहे गाजियाबाद का मामला हो, चाहे अन्य सीटों का मामला हो, यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल करणवीर, अगर यहाँ पर समीकरण का जिक्र करें तो गाजियाबाद में कहा यह जा रहा था कि सबसे कम वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग का पैटर्न ये होता है कि जहां जिस जगह पर सबसे कम वोटिंग होती है तो यानी कि जनता का मूड नहीं है सरकार बदलने का या सत्ता पक्ष से हिलने का। तो क्या हम ये मान करके चले कि गाजियाबाद में फिलहाल जिसके हाथ में कमान है या जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में पहले खड़ा था वही जनता की पहली पसंद है? शायद यही वजह है कि जनता ने बहुत कम वोटिंग की है, क्योंकि इस बार आंकड़े जो निकल करके सामने आए उसके मुताबिक गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। देखिए, गाजियाबाद एनसीआर का शहर है और यहाँ कम मतदान की कई वजह होती है। पहली वजह तो ये मानी जाती है कि मतदान के दिन गाजियाबाद में छुट्टी थी, सार्वजनिक अवकाश था। लेकिन
नोएडा में खरीदने का अवकाश नहीं था, दिल्ली में अवकाश नहीं था, गुड़गांव में अवकाश नहीं था। जो आसपास के शहर हैं जिनमें यहाँ के लोग खाने कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, उन शहरों में अवकाश नहीं था। एक ये बड़ी वजह रही है कि जो मत प्रतिशत है वो बेहद कम हुआ है। और दूसरा वजह ये रहा कि लोगों में चुनाव को लेकर के गाजियाबाद में रुचि नहीं थी। लोगों ने इस बात को साफ कहा कि कोई किसी के काम नहीं आता है, इसलिए वोट डालने भी नहीं जाते हैं। यानी कि जो जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था मतदान बढ़ाने की, वो नहीं बढ़ पाया और 30% पर जाकर के रुक गया। अगर 30% पर मतदान रुकता है तो गाजियाबाद के जातिगत समीकरण, गाजियाबाद का जो राजनीतिक मिजाज है, उसके हिसाब से जो राजकुमारी चल रही है, जो अटकलों का दौर चल रहा है, यही माना जा रहा है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है सिंहराज, वो बेहद कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद इस जीत कहीं ना कहीं बीजेपी की मान करके लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस वोट के ऊपर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यानी कि चुनाव लड़ रहा था, चाहे वो दलित वोट की बात करें चाहे मुस्लिम वोटों की बात करें, उसमें वोट में बिखराव कराने में बीजेपी कामयाब हो गई है। यानी कि अन्य लोगों को भी वोट मिला है। इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में कुछ रंग लाएगी। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जो आंकड़ा था जीत का, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जीत का आंकड़ा होता है वोटों का, भाजपा के लिए बहुत ही फायदेमंद सीट मानी जाती है ये। लेकिन वो आंकड़ा बेहद घट जाएगा, उसका अनुपात बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसको लाभ बहुत ज्यादा नहीं होता है। जी बिल्कुल खंडवीर, अगर हम गाजियाबाद के अलावा और सीटों का जिक्र करें तो चाहे कानपुर की सीसामऊ सीट हो या करहल की सीट हो या फिर खैर की सीट हो या इसके अलावा और सीटें भी हैं जहां पर उपचुनाव हुए, वहां पर किसके बीच समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है? वहां पर कौन सी पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, मुजफ्फरनगर की मीरा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है जी। उस मीरापुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम मतदाता है, 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता मुस्लिम है जी। तो वहाँ एक ही मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के उससे लड़ रहा है, जो मिस्टर पाल है वो लड़ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त 3 जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम है। ऐसे में मुस्लिमों के वोटों का वहाँ बिखराव हुआ है, लेकिन उसका सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं हुआ है। उसका सीधा फायदा नहीं हो पाया है क्योंकि वोटों की संख्या बहुत ज्यादा वहाँ मुस्लिमों की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन का उम्मीदवार है मिथिलेश पाल, उनकी कड़ी टक्कर वहाँ मानी जा रही है। हार जीत का आकलन भी करना वहाँ मुश्किल है, इतनी नजदीक की वहाँ खाई मानी जा रही है। कानपुर में भी यही स्थिति है। यानी कि जिस तरह से उपचुनाव में मतदान हुआ है और मतदान के बाद लोगों की जो अटकलें हैं हार जीत को लेकर के वो लगाई जा रही हैं, जो राजनीतिक पंडित है उनका ये मानना है कि बेहद नजदीक की फाइट है। इसलिए अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि कहाँ कौन जीता है। अब मतगणना कुछ देर में शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे रुझान आ जाएंगे और रुझान नतीजे में बदलेंगे और उसके बाद करीब 12 बजे के लगभग ये तय हो जाएगा कि किसकी हार है, किसकी जीत हुई है, कौन नया विधायक चुन करके आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खंडवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।